तो ये क्लियर हो गया, ये इतनी बात। हिमांशी, क्या क्लियर हुआ बताइए थोड़ा। मैं अभी क्या बताएं जल्दी से। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज, क्योंकि इसमें इंग्लिश लॉ के समावेश बहुत है। एडम्स वर्सेस लिंडशल। इस केस में क्या हुआ था? डिफेंडेंट मेड एन ऑफर टू सेल वूल टू द प्लेंटिफ ऑन डेटेड 2 सितंबर 18 को। फैक्ट थोड़ा सुन लीजिए। 2 सितंबर 1817 को उसने एक प्रपोजल किया, सेल द वूल टू द प्लेंटिफ। लेटर उसका 5 सितंबर को उसे मिल गया, जिसको उसने प्रपोज किया था। इसने एक्सेप्टेंस का लेटर सेम डे भेज दिया, 5 को ही। एक्सेप्टेंस का लेटर 5 को ही भेज दिया, जो 9 तारीख को इनको मिल जाता है प्रपोजर को। लेकिन डिफेंडेंट हैड ऑलरेडी सोल्ड द वूल टू सम अदर पार्टी। सम अदर पार्टी को इसने बेच दिया 9 तारीख को ही। 5 से कहानी, 2 से कहानी शुरू होती है, 5 को मिल जाता है उसको प्रपोजल, और 5 को ही उसने कम्युनिकेशन डिस्पैच कर दिया, और इसके पहले ही इन्होंने 9 तारीख को उसको बेच दिया। ठीक है, क्या लगता है आपको? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। इन्होंने वेट नहीं किया। Action brought against him by the plaintiff for the breach of contract, court held the defendants liable. According to the court, contract was complete when the plaintiff posted the letter of acceptance. उसने जैसे लेटर, ये इंग्लिश लॉ, सेम चीज इंडियन कोर्ट्स ने भी अप्रूव किया है, आपके कुछ हाई कोर्ट्स ने किया है। ठीक है। द डिफेंडेंट्स वेर हेल्ड लाइबल। इसमें उनको दोषी पाया गया, दोषी इन द सेंस कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर हो गया। बॉम्बे एक्सेप्ट किया, एफर्म किया सेम प्रिंसिपल को। केस का नाम लिख लीजिए, बड़ौदा ऑयल केक्स ट्रेडर वर्सेस पुरुषोत्तम नारायण दास बगुलिया केक्स ट्रेडर। केक्स, बड़ौदा ऑयल केक्स ट्रेडर वर्सेस पुरुषोत्तम नारायण दास बगुलिया। बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें क्या कहा गया? सो फॉर एज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, द प्रपोजर इज बाउंड as soon as the acceptance is posted. So far as you are making the contract is concerned, the proposer is bound as soon as the acceptance is posted.
subject to the rights of the acceptor to revoke his acceptance, and subject to the rights of the acceptor to revoke his acceptance. ये तो आप जान रहे हैं कि उसको राइट है रिवोक करने का, जब तक उसको पहुंचे उसके किसी पहले फास्टेस्ट मीडिया से। इज पोस्टेड as soon as the acceptance is posted and subject to the right of acceptor to revoke his acceptance, comma the contract is complete। लिख लिया हिमांशी? The contract is complete as soon as the acceptance is posted। As soon as acceptance is posted, इसमें पोस्टिंग वाली बात आ रही है। जैसे आपने पोस्ट किया, मान लो कि फॉर वांट ऑफ लॉस्ट ऑफ और इट इज नॉट रिसीव्ड, ऐसी पोजीशन में अगर वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने पोस्ट कर दिया और ऑफरर को नहीं मिलता है, खो जाता है, कहीं मिसिंग हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, क्या पोजीशन है? तो सर जो एक्सेप्टर होगा वो बाउंड होगा, लेकिन जो ऑफर होगा वो बाउंड नहीं होगा उस एक्सेप्टेंस से। क्यों सर? क्योंकि उसको मिला ही नहीं, ट्रांसमिशन में नहीं। तो कब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा, क्या लिख रहे हैं आप अभी? अभी आप क्या लिख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज सून एज द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। एक्सेप्टेंस उसने कर दी और ये अभी प्रपोजर के पास नहीं पहुंचा। हरिओम जी, क्या पोजीशन है? अगर वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहीं से मिसप्लेस हो जाता है उसके पोस्टिंग के बाद, तब क्या होगा? मतलब अभी बेस समझना है। पोस्टेड चीज कि वो क्या साबित करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस का आपने कर दिया तो। इसी में सर सेक्शन 4 में दिया गया था कम्युनिकेशन ऑफ। अभी इंग्लिश लॉ का देख रहे हैं ना, इसीलिए आप इसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में बहुत अजीब अजीब से बात आएगी, कंफ्यूजन्स आपको होते हैं। इसी में आगे एक लाइन लिख लीजिए, इस केस में ही यहां तक लिख लिया कि नहीं? एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, फुल स्टॉप वाले। इवन इफ द एक्सेप्टेंस डज नॉट रीच द प्रपोजर, इवन इफ if the acceptance does not reach the proposer for the reason of
lost or misplaced, in transit, for the reason that it is lost or misplaced in transit. The contract would be complete. एक्सेप्टेंस को नहीं मिला, इंग्लिश लॉ बोल रहा है कि ये कंप्लीट हो गया, और इंडियन लॉ में क्या आपको बता रहे हैं कि मीटिंग ऑफ माइंड विच इज द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या कहा गया है, ए मीटिंग ऑफ माइंड्स which is the basis of foundation of formation of contract। तो ये समझ है कि बाई पोस्ट में उस समय कंप्लीट मान ले रहे हैं जिस समय ये पोस्ट कर दिया गया है, रिसीविंग की बात नहीं आ रही है। जनरल रूल क्या है, जब ये रिसीव हो जाएगा, उसकी नॉलेज में आ जाएगा तो ये कंप्लीट होगा। यानी जो बाई पोस्ट वाला है दैट मे बी ट्रीटेड एज द जनरल एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या है इसका, जब नॉलेज में आ जाएगा। एक लाइन लिख लीजिए इसको, जनरल रूल इज that acceptance is not complete until the offerer receives it। Acceptance full stop and acceptance by post is a well established exception to the general rule। ये जनरल एक्सेप्शन है पोस्ट वाला। बात को फॉलो कर रहे हैं नहीं? क्या, इसको जरा रिपीट करिए रुद्र जी, क्या बताया? सर ऐसे नॉर्मली जो जनरल रूल बोलता है कि मतलब जब ऑफरर जो होता है उसकी नॉलेज में जब आ जाता है एक्सेप्टेंस, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है, कंप्लीट होता है और वो बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन इन पोस्ट केसेस और इन केस कम्युनिकेशन बाय पोस्ट, हाँ, इन केस ऑफ द कम्युनिकेशन बाय द पोस्ट,
तो उसमें ये होता है कि जब पोस्ट कर दिया जाता है, ट्रांजिट मीडियम में डाल दिया जाता है, वैसे ही एक्सेप्टेंस जब उसके बियॉन्ड रीच हो गया, रिवोकेशन की बात नहीं बीच में डालेंगे, अगर उसके बियॉन्ड रीच हो गया तो ये कंप्लीट मान लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। इसके अगर कंट्रोल से बाहर चली गई चीजें तो, यानी ये एक्सेप्शन हो जा रहा है जनरल रूल का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, acceptance is complete as against the proposer when it is थोड़ा सा लिख लें, ये तो हो गई बाई पोस्ट की। एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स, यानी इंस्टेंट मीडियम वाला बात। कारपोरेशन, ये केस नोट कराएं। कम्युनिकेशन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तत्काल, त्वरित, तत्काल, उसी समय से, तत्क्षण बोलते हैं इसको, तत्क्षण कम्युनिकेशन से, एज बाय टेलीफोन, डैश करके लिखिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरिंग।
received by the offerer. Contract is complete when the acceptance is received by the offerer. ये जो कल बातें हुई थी उसी का ही थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म है। अच्छा, इसमें अगर आपसे थोड़ा सा प्रश्न ये पूछा जाए कि मान लीजिए कि कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन हो रहा है और जिसको आप एज सून एज इट इज हर्ड बाय द ऑफरर हो जाएगा, रिसीव कर लिया, सुन लिया। अगर बीच में ह्यूमिंग आ गई या वो नहीं सुन पाया, ये फैक्ट साबित हो जाए, तब आपने इधर से एक्सेप्टेंस कर दी और जो टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं उनको ह्यूमिंग के कारण से, नेटवर्क के कारण से, वॉइस ऑडिबिलिटी की प्रॉब्लम या किसी भी तरीके से ही वॉज नॉट एबल टू हियर, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? माइक ऑन करके बोलना है ना। हरी, साबित होता है तो दैट मे नॉट, ये डिपेंड करेगा साबित करने पे, वो अलग बात है। खाली ये पॉइंट दे करके कि अगर हम आपका सीडीआर निकाल के दे दें, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट दे दें कि आपने कॉल की, दोनों तरफ से बातें हुई, इतने मिनट बात हुई, कि इतने मिनट बाद से ये नहीं साबित होता कि किस प्रकार की बातें हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब तक ये ना साबित हो कि आपने ऐसा एक्सेप्टेंस किया, उन्होंने ऐसा प्रपोजल किया। सीडीआर के मैटर में सिर्फ टाइम ऑफ टॉक ही रहता है, कितनी देर ए और बी के बीच में बात हुई। सीडीआर समझते हैं ना? कॉल डिटेल है? कंपनी निकाल के देती है। क्या बोलते हैं? कॉल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स नहीं, रिपोर्ट है सीडीआर। इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस से निकाला जाता है कि किसकी किसकी, आजकल इन्वेस्टिगेशन में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। कोई एग्रीव्ड है, कोई एक्यूज्ड है, कोई कुछ है, उसकी इसके पहले किससे किससे बातें हुई हैं, कितनी देर कहाँ कहाँ बात हुई है। बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन की मिलती भी नहीं शायद। नहीं, मजिस्ट्रेट की जरूरत इसमें नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में हमने बताया भी था सीआरपीसी में कि एसपी साहब के यहाँ पे एक लगा रहता सेंट्रलाइज, अगर किसी आईओ को ऐसी जरूरत होती है तो वहां पे कोशिश करते हैं कि इसमें, इस केस में इनकी जरूरत है, तो उससे निकाला जाता है। इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट की परमिशन से सिर्फ चीजें जांच के लिए भेजी जाती हैं, सील लगती है, वो सब होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में किसी कोर्ट को इंटरफेयर करने की पावर नहीं है। ये इंटरफेरेंस नहीं है, अगर आपने वहां से ब्लड सैंपल जमा किया है, कुछ किया है, तो उसको भेजेंगे, या विसरा प्रिजर्व किया जाता है, जांच के लिए भेजना है, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत होती है मजिस्ट्रेट। ठीक। विसरा क्या होता है? नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज हैं, एडमिट हैं, और आपका जो चार्जेस हैं वो बहुत इनकर जो किया आपने वहां पे, वो काफी ज्यादा हो गया। हॉस्पिटल्स डेड बॉडी रोक लेते हैं। आपका क्या व्यू है? कहते हैं कि पहले चार्जेस क्लियर करें आप, तब डेड बॉडी मिलेगी।
बॉडी प्रॉपर्टी है तो एज अ लिएन रखा जा सकता मतलब क्या बॉडी प्रॉपर्टी है तो एज एलियन रख सकते हैं, जब चार्ज क्लियर करेंगे तो देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फिर उसको रखने में जो चार्जेस इनकर होंगे वो भी इन्हीं से वसूल करेंगे। नहीं, मॉरल की बात नहीं, लीगल की बात हो रही है। ये है। अच्छा अच्छा। क्या क्या इस पे आपका व्यू है? क्वेश्चन ये है कि कोई आदमी हॉस्पिटलाइज और डेड बॉडी प्रॉपर्टी है, और कोई हॉस्पिटल क्या डेड बॉडी को डिटेन कर सकता है फॉर वांट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द चार्जेस इनकर्ड इन द हॉस्पिटल? इसीलिए अच्छा। अच्छा, इस पे आप लोग सोच लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है। और इस पे देख लेंगे कि मनी सूट के लाइट में भी सोचेंगे। है। सर लेकिन गवर्नमेंट ने पब्लिक पॉलिसी बनाई हुई है कि हम अभी नहीं सुनेंगे। पॉलिसी बनाना इज ए डिफरेंट थिंग। कानून क्या कहता है, राइट्स क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज क्या कहती हैं, क्या है, क्या होना चाहिए, नहीं। नहीं सर पॉलिसी बनाई है कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब डेड बॉडी आप नहीं रख सकते हो। कल बात करेंगे उस पे। ओके सर। अच्छा चलिए, एक चीज यहीं पे थोड़ा सा और पूछ लेते हैं हरिओम जी, व्हाट डू यू मीन एंड अंडरस्टैंड बाय द ट्राइपॉड कॉन्ट्रैक्ट? ट्राइपॉड सुना है, नहीं सुना है? वो तो इसका हिंदी इंग्लिश हो गया ना। ट्राइपॉड का मतलब तीन हो गया। हिमांशी सुना है आपने? ट्राइपॉड। 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, हेप्टा माने 7, ऑक्टा माने 8, नियो माने 9 और डेका माने 10। इतना होता है ना। एक एक से लेके 10 तक हो गया। हाँ, तो इसका जवाब ये हिमांशी अच्छे से देगी। वो देना आप ही को चाहिए था। आप बताइए। सर इसमें तीन पार्टी तो होती ही है, पर इसमें जो मेन थिंग है। आप गाड़ी लोन पे लेते हैं, गाड़ी आप लोन पे लेते हैं, हाइपोथिकेशन होता है बैंक में। आप हो गए, बैंक हो गया, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। आप हुए ओनर, बैंक जिसने लोन दिया हाइपोथिकेशन हो गया उसका, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है कि यू कैन नॉट एलिनेट इट, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट। जब तक हाइपोथिकेशन हटेगा नहीं उस पर,
लोन वाला प्लॉट हटाया नहीं जाएगा तब तक आप उसको ट्रांसफर हो सकती है अगर ऐसी कंडीशंस होगी तो, लेकिन वो लोन सेटिस्फाइड होगा। 4 साल में चला गया। 4 साथ में होता है। तो ये आपका 3 लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज्यादातर आपके ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं ये, या जो आपने थोड़ा सा स्मेल दिया था हरिओम जी ने कि गारंटर हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपकी आरसी पे एक लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो ब्लॉट ट्रांसपोर्ट से ही हटता है। अगर आपने लोन सेटिस्फाई कर दिया है, दे दिया है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वो आपको एनओसी एक देते हैं बैंक वाले कि इनका है, आरसी पे जाके हटवाना पड़ता है। आरसी पे जाके हटवाना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट द लोन हैज बीन सेटिस्फाइड। वो एनओसी देंगे बैंक वाले, तब आप लेके जाएंगे, आपको वहां पे उसको हाइपोथिकेशन हटेगा और नई आरसी मिल जाएगी विदाउट हाइपोथिकेशन की। ठीक है, ट्राइकॉट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कहते, 3 लोगों के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आपने जनरल पढ़ा है कि 2 ही के बीच में होता है। 2 का मतलब 2 लोग बाइंड होते हैं, या स्टैंडिंग ऑफर है तो बात अलग है। ठीक है, इस पे सोचिएगा जरा सा आप लोग, डेड बॉडी वाले पे आप भी पॉलिसी वॉलिसी निकाल लीजिएगा कि क्या पॉलिसी है। कोई कह रहे हैं कि कुछ पॉलिसी बनी हुई है, पॉलिसी लीगल है? क्या कह रहे हैं इधर, where the contract is made by instantaneous communication as by telephone, the contract is complete only when the acceptance is received by the offerer। जैसे उसको रिसीव हो जाता है तैसे ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जनरल में, सिंस जनरली एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी नोटिफाइड टू द ऑफरर टू मेक ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो जनरल बात हो गई। इस प्रकार आप ये चीज ध्यान दे रहे हैं कि ये जो पोस्ट से डिफरेंस हो गया, इसमें जो हमने अभी थ्रू पोस्ट वाली बात की थी, उससे इसमें इंस्टेंटेनियस वाले मैटर में अंतर हो गया। उसमें हमें सिर्फ पोस्ट करना था, यही बात आपको लिखी कि नोटिफाई करना था, यहां पे एक्सेप्टेंस सुनवाई करना है। ठीक है, रूल अबाउट द इंस्टेंटेनियस नोट कर लीजिए। रूल अबाउट द इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन between the parties is different from the rule about the post। about the post, दोनों में अंतर है। और ये आपने जाना था कल कि जहां पे रिसीव हुआ है हियरिंग, वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जिस भी स्थान पे, ये बात सुन लीजिए, प्रश्न बनेगा अभी तुरंत। आप सुन रहे नहीं? जहां पे
आपने उसको रिसीव किया है, एक्सेप्टेंस को, दैट प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। टेलीफोन के मामले में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब इधर देखिए तब तो पूछूं प्रश्न। अरे यस सर कहे तो ना भाई। ये बताया कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेस ऑफ सुइंग के लिए भी आता है, कॉज ऑफ एक्शन के लिए भी आता है। ये कह रहे हैं कि जहां पे आपने एक्सेप्टेंस सुना, एक्सेप्टेड ऑफर इज कॉन्ट्रैक्ट, जहां आपने एक्सेप्टेंस सुना वहीं पे ऑफर, वहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया आपका। सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, and as soon as the train reached at Kanpur, you heard the acceptance telephonically. Kanpur and onwards, कहां मानेंगे कंप्लीट हुआ? प्लेस ऑफ स्विंग कहां डिसाइड होगी, या कॉन्ट्रैक्ट कहां पूरा माना जाएगा? आपने आधे घंटे बात करी, इतनी दूर में 10 स्टेशन पार हो गए। 10 क्वेश्चन पर शुरू कर सकते हैं। हाँ क्या कहना है? कानपुर से उसका कोई कंसर्न नहीं है। मूविंग के केस में आपको याद है थोड़ा सा स्लिप हो गया क्या? अगर आपकी सूटकेस की, जहां याद आ रहा ना, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। जहां से स्टार्ट हुआ है जहां तक गई है वहां पे मूविंग में ऐसे होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस। एनीवेज वो अब बात अलग है कि जहां डिफेंडेंट रहता वहां तो होगा ही होगा, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कहां शुरू हुआ? मान लो कि इट इज डाउटफुल, देन भाई आई एम स्लीपिंग, आई डोंट नो कि उस समय कहां से मूव कर रही है। ठीक है, तो आप जहां जाते हैं वहां भी कर सकते हैं इसको। हाँ डिफरेंस होगा।
मेसर्स गिरधारी लाल एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था? ये केस का है जानकारी? ये इस रूल को एफर्म किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड हर्ड का ये पूरा हो जाएगा, ये चीज इसमें कंफर्म की गई है। यानी लॉ ऑफ द लैंड ये हो गया और जो जनरल रूल से इसका डेविएशन हो गया। ठीक। बाकी उसकी आपको बहुत जरूरत नहीं है। सुप्रीम सेशन। Since the parties are in presence of each other and in the voice of each other, there is instant। बोल दिया करिए जरा सा माइक करके। देयर, हिमांशी नहीं लिखा। देयर इंस्टेंटेनियस communication of speech intimating of।
जैसे कि सामने हो करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर उसकी वॉइस आप चाहे जितनी भी दूरीपूर्ण डिस्टेंस मायने नहीं रखती है, अगर टेलीफोन पे है तो टेलीफोनिक और इंस्टेंटेनियस में और पोस्ट में अंतर कर दिया गया है। पोस्ट में आपने समझ लिया कि पोस्ट में अगर जब एक्सेप्टर ने पोस्ट कर दिया, इन्हें मिला या नहीं मिला ऑफरर को, ये मायने नहीं रख रहा है। और इंस्टेंटेनियस में जिस स्थान पर सुना गया, जब सुना गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, क्योंकि वो साइमल्टेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही यही होता है, आप इधर से बोलते हैं उधर सुनाई पड़ता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज आपको क्लियर होगी, एक्सेप्टेंस वैलिड कब होता है? Acceptance is valid only when it becomes only when says क्या? अब तो ये acceptance is valid only when made before the offer lapses, ऑफर लैप्स हो जाए इसके पूर्व ही एक्सेप्टेंस वैलिड है। यानी वंस ऑफर इज लैप्स यू कैन नॉट मेक एनी एक्सेप्टेंस। ऑफर लैप्स कैसे होते हैं? पहला केस में subject to which the offer was made on accept हो सकता है। ये तो आपने भी पढ़ा जस्ट। पहली तो बात है, प्रेस्क्राइब्ड मोड में अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया? इसमें मैंने दो चीज बताई थी, बाय वे ऑफ रिपीटिशन है कि अगर इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में अंतर था। इंग्लिश लॉ में है कि अगर कोई कंडीशन और मोड आपका प्रेस्क्राइब्ड है तो दैट मस्ट बी, कम्युनिकेशन मस्ट बी
communication of acceptance must be in the mode prescribed, अदरवाइज वैलिड नहीं। इंडियन लॉ में ये था कि अगर कोई कम्युनिकेशन में मोड प्रेस्क्राइब्ड है, इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, तो आपने अगर कम्युनिकेशन नहीं उस मोड में किया तो रीजनेबल टाइम में ये इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो वह इंसिस्ट करेंगे, और इंसिस्ट करने के पश्चात भी अगर ऑफरी ने उसको उस मोड में नहीं भेजा तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये आपने पढ़ा। तो अगर यहां पे प्रॉपर मोड में नहीं आया और आपने रिजेक्ट कर दिया, लैप्स हो जाएगा आपका ऑफर। ठीक है। सेक्शन 6 खोलिए। ये ये प्रपोजल अगर आपने किया है और वो अभी पहुंचा नहीं है, आप रिवोक कर सकते हैं। अगर उसकी नॉलेज में आ गया, कंप्लीट नहीं हुआ है वो, यानी किसी फास्टेस्ट तरीके से आपने डाक से डाला, आपके बियॉन्ड रीच हो गया, अभी उसे 3 दिन बाद मिलता, आपने टेलीफोन कर दिया। ठीक है। हाँ चलिए। Second, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is so prescribed, by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance. तो इसमें लिख दिया बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। by the to fulfill a condition precedent to the acceptance। अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट, आपने कोई पूर्ववर्ती शर्त लगाई हुई है और आप उसका अनुपालन नहीं करें, ये मतलब है उसमें। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए इसका। अगर आपने कोई टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब कर रखा है, बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड विद इन द टाइम पीरियड, इसमें आप रिवोक लैप्स हो जाएगा ऑफर। बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, अगर इसमें एक्सेप्टेंस दे दें और उतने दिन में एक्सेप्टेंस नहीं आया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। हिमांशी, अगर कोई टाइम पीरियड दिया नहीं है तब क्या करेंगे? इफ नो टाइम पीरियड इज प्रेस्क्राइब्ड, should it be unlimited, unending? If prescribed by the proposer or offerer। सबिया बोलो, दिमाग लगाओ अपना अपना जल्दी जल्दी।
सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक से शादी हो गई। सर दूसरे टेंट से मैं करवा लूँ, मतलब शादी का। तब लैप्स हो सकती कि नहीं हो सकती? प्रपोजल लैप्स होगा। तब इसमें जो सबिहा ने बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस लग जाएगा। रीजनेबल टाइम के अंदर, और रीजनेबलनेस का मतलब होता है कि आप, जो मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस सोचता है कि ये रीजनेबल है इसके लिए। अगर इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड तो रीजनेबल टाइम आएगा इसमें। एक लाइन लिख लें इस पे, नोट कर लीजिए। बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no such time, or if no such time is prescribed, डैश करके मोटा सा लिख लीजिए, by the lapse of a reasonable time, without communication of the acceptance, communication of the acceptance। ये सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 ही है जो आपको बताया है। ये इसलिए एम्फेसाइज करना पड़ा कि अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब्ड है तो ठीक है, नहीं प्रेस्क्राइब्ड है तो उसके लिए रीजनेबल टाइम है। ठीक, और रीजनेबल का मतलब समझते हैं, जो उचित लगे, जो प्रज्ञावान व्यक्ति, मैन ऑफ कॉमन प्रूडेंस समझता हो। ठीक, नहीं, दो बात समझिए, कब ये हमारा लैप्स हो जा रहा। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए रुद्र जी, थर्ड पॉइंट द ऑफर, और सैनिटी वो तो ऑफर। ऑफ द ऑफरर। अगर ऑफरर ही इंसेन हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो लिविंग व्यक्तियों के बीच बनता है। जरा सा ध्यान देना मेरी बात पे। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पश्चात अगर किसी भी पार्टी की डेथ होती है तब दूसरी चीज है।
और उसका पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव की सिविल मैटर है, उनकी लायबिलिटीज हो सकती हैं। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. लेकिन अगर ऑफर किया और उसके बाद या तो वो परमानेंट रूप से इंसेन हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो ऑफर लैप्स हो जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं पालिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो आपके जो वारिसान हैं, अगर उस पर पिक्यूनियरी लायबिलिटीज हैं कुछ, तो वो उनसे लिया जाएगा, क्योंकि चार्जेस प्रॉपर्टी के साथ रहते हैं। आप जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं उसकी लायबिलिटीज भी आपको लेनी है साथ में। ये बेसिक लॉ है। इसमें सिविल और क्रिमिनल में ये अंतर है। क्रिमिनल लायबिलिटीज पर्सनल होती हैं और सिविल लायबिलिटीज अटैच टू दी प्रॉपर्टी होती है। वारिसान अगर उसका प्लस पाएंगे तो माइनस भी पाएंगे। सपोज कि आपने एक घर इनहेरिट किया अपने फादर से, आफ्टर हिज डेथ आपने इनहेरिट किया। उस घर पे 1 लाख रुपए बिजली का बिल और 50,000 रुपए हाउस टैक्स बाकी है। हु विल पे? जो इनहेरिट करेंगे वो प्रॉपर्टी पे चार्ज है, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर पूरा हो गया है तब तो आपकी लायबिलिटीज है, नहीं पूरा हुआ, या हम ऑफर के लैप्स की बात अभी कर रहे हैं सिर्फ। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि डेड पर्सन के खिलाफ तो आप अब तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लैप्सेस हम पढ़ रहे हैं ऑफर के, डेथ हो या इंसेन हो जाए। अब यहां पे ये ध्यान देना होगा कि फॉर टाइम बीइंग इंसेन है या परमानेंट रूप से इंसेन है। जिस समय ऑफर किया उस समय वो सेन था और देयर आफ्टर ही बिकेम इंसेन फॉर एवर, या फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि इंसैनिटी जब आपने पढ़ी थी तो टेम्पोररी भी होती है और परमानेंट नेचर की भी होती है। ये सोचने का है, ठीक है? कोई दिक्कत? एक पॉइंट और लिख लीजिए। जो आपको याद होगा कि लैप्स कब करेगा? अगर अगले ने काउंटर ऑफर कर दिया है। आपको याद होगा कि ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस कम टू एन एंड इफ एनी काउंटर ऑफर इज मेड बाय द ऑफरी। ओरिजिनल ऑफर समाप्त हो जाता है। Yes, sir. और इसमें हाइड वर्सेस रेंच का केस लिखे थे पहले। काउंटर ऑफर मेक्स द ओरिजिनल ऑफर। किसी किसी ने ऑफर किया और अगले ने उसको काउंटर ऑफर कर दिया, मतलब उसमें कुछ कंडीशंस अपनी लगा दी, तो ये ओरिजिनल ऑफर समाप्त हो जाता है, तो ये लैप्स हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था। Yes, sir. और लास्ट है आपका, इफ इट हैज बीन रिवोक्ड बाय रिवोकेशन। सेक्शन 5 हरिओम जी एक बार खोल लीजिए।
फाइव कि ये प्रपोजल, ठीक है। तो जब हम रिवोक कर सकते हैं तो अपने आप ही वो ऑफर या प्रपोजल जो कहेंगे वो लैप्स हो जाएगा। तो इतने तरीके हैं इसमें लैप्स ऑफ द प्रपोजल के। कोई कंफ्यूजन इसमें? एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर?